हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत में हम पुराने जापान को देखते हैं, जहां हमें एको नाम का एक शहर दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि अभी भी जमींदारों का राज है। कुछ समुराई एक अजीब से लड़के को पकड़ कर ले आए और उस लड़के का नाम था काय, और उसको कोई नहीं जानता था कि आखिर वो आया कहाँ से है। सबको शक था कि ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है, और इसीलिए वो उससे अपने राज्य में रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत सफ़ेद थी और वो उससे डर रहे थे। लेकिन फिर भी वहाँ के मालिक लॉर्ड असानो ने कहा कि ये लड़का यहीं रहेगा। असानो की बेटी मीका को भी ये लड़का बहुत पसंद आया और दोनों जल्द से जल्द दोस्त बन गए। अब वो लड़का उसी राज्य में बड़ा हुआ। वो सबसे अलग था और इसीलिए सब उसे पराये जैसा व्यवहार करते थे। लेकिन असानो की दया और मीका की दोस्ती के लिए वो लगातार शुक्रगुजार रहा। एक दिन शिकार करने वाले कुछ लोगों ने एक जानवर को पकड़ा, जिससे सभी गांव वाले डरे हुए थे। वो जानवर बहुत बड़ा था, जिसके पास 6 बड़ी बड़ी आंखें थी। आदमियों को तो छोड़ो, वो घोड़ों तक को हवा में उड़ा देता था। तभी हम यशानो नाम के एक समुराय को देखते हैं, जिसकी तलवार गिर गई और वो जानवर के सामने फंस गया। काय ने अपनी जान खतरे में डालकर उस जानवर को खत्म कर दिया और उसने यशानो की जान बचाई। यशानो ने घिन्न से कहा कि मैं मर ही जाता तो बढ़िया था, इस अशुद्ध ने मुझे छूकर अशुद्ध कर दिया है। दरअसल गांव के सारे लोग काय को कुछ अलग ही मानते थे। उनका मानना था कि काय कोई भूत प्रेत है और इसलिए वो सब उससे घिन्न करते थे। खैर, जल्दी बाकी समुराय वहां पहुंच गए और उन्हें लगा कि यशानो ने ही उस जानवर को मारा होगा, क्योंकि यशानो भी चुप रहा और सारा क्रेडिट खुद ही ले गया। वहां से जाने से पहले काय ने एक अजीब सी सफ़ेद लोमड़ी देखी, जो उसकी तरफ एकटक देख रही थी। उसकी दोनों आंखें अलग अलग रंग की थी। इसी दौरान दूसरे राज्य नगाटो में भी वही सफ़ेद लोमड़ी देखी गई। असल में वो लोमड़ी कीड़ा की जासूस है। उसने कीड़ा को बताया कि लॉर्ड असानो को खत्म करने का उसका प्लान अभी सफल नहीं हुआ है। जब शिकार से लोग वापस आए तो मीका ने अपने पिता का स्वागत किया। उसने पूछा कि कोई चोट तो नहीं लगी। उसके बाप ने उससे मजाक में कहा कि अरे, तुम्हें कहीं किसी और की चिंता तो नहीं हो रही है। उसके बाद हमें पता चलता है कि आखिर उस बड़े आँख वाले जानवर को मारने की क्या ज़रूरत थी। दरअसल गांव में हर साल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है और सब चाहते हैं कि वो टूर्नामेंट बहुत ही सफल तरीके से किया जाए और उसमें किसी भी तरह का कोई रुकावट ना आए। इसीलिए उस जानवर को मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और पूरे गांव में उस जानवर को मारने वाले को एक अलग समुराय की नज़र से देखा जाता था और इसीलिए सब लोग उस जानवर को मारने के पीछे लगे रहते थे। खैर, उसी रात मीका काय के पास गई। काय को बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी और उसने उसकी मरहम पट्टी करी। इसके बाद मीका ने यसानो की बात छेड़ी। उसने बताया कि जब सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तो उसकी आंखों में शर्म थी। वही समझ गया था कि मीका जानता है कि क्या हुआ। उसने तुरंत कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। साथ ही काय ने यह भी कहा कि मैं हमेशा तुम्हें चाहता रहूँगा, लेकिन मेरी जगह अलग है, तुम्हारी जगह अलग है। वहीं कुछ दिन बाद शोगिन का दिन आ गया और ये वही त्योहार था जिसके लिए वो सब लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। उसी त्योहार के दौरान उसे एक अजीब सी लड़की दिखाई दी, जिसकी आंखें भी अलग अलग रंग की थी, ठीक वैसे जैसे उस लोमड़ी की थी। काय को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगी। वो योशिनी को वो बताने गया। दोनों को ये नहीं पता था कि उसका बेटा शिकारा उनकी बातें लगातार सुन रहा है। काय ने कहा कि हमारे बीच में एक जादूगरनी है। ओशिनी ने याद दिलाया कि सिर्फ राक्षसी जादूगरनी का असली चेहरा देख सकते हैं। तुझे कैसे पता है ये सब? अगले दिन त्योहार फिर से शुरू हुआ। लॉर्ड कीरा वहाँ आया और उसने लॉर्ड असानो से तमीज़ से बात की, पर दिल ही दिल में दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे और ये बात दोनों को पता थी। कीरा ने कहा, अरे वाह, बहुत अच्छी रकेल है तुम्हारे पास। गुस्से में असानो ने उससे जवाब दिया कि मेरी बेटी है, ये समझा, तमीज से बात कर। खैर, अब इस नाटक के बाद अब समय था दोनों देशों के बीच मुकाबले का। लॉर्ड कीड़ा का योद्धा कमाल का था। सब लोग उस योद्धा को देखकर आपस में बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो गए थे। कीड़ा ने चिढ़ाते हुए मीका से कहा कि चिंता मत करो, मुझे यकीन है तुम्हारे पिता का चुना हुआ योद्धा भी उतना ही ताकतवर होगा जितना कि मेरे पास है। लेकिन किसी को भी उस पर ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि उसके पिता ने यसानो को चुना था। ये सोचकर कि उसने उस बड़ी आंखों वाले जानवर को मारा है तो वो इसको तो निपटा ही देगा। सब सोच रहे थे कि यसानो आता ही होगा, लेकिन लड़ाई से ठीक पहले उससे वो लोमड़ी मिलने आई और अब वो कुछ बदला सा लग रहा था। जब शिकारा उसे लेने आया तो यसानो बिल्कुल भी लड़ने की हालत में लग नहीं रहा था।
काई ने कहा कि किसी और को बुला लो, लेकिन अब इसका वक्त नहीं था। अगर उनका योद्धा जल्दी नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी उनकी। असानो का सर शर्म के मारे नीचे झुक जाएगा, लेकिन इस मुकाबले में सिर्फ एक समुराय ही लड़ सकता है, और वो तो दोनों ही समुराय नहीं थे। लेकिन समुराय मास्क पहनते हैं। अगर एक मुखौटे के पीछे कोई दूसरा आदमी लड़े तो किसी को क्या ही पता चलेगा कि वो समुराय है कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ सब लोग लगातार इंतजार कर रहे थे। बोर होने के बाद शोगन ने अपने नौकर से कहा कि अरे जाओ देखो तो, असानो से पूछो कि कहाँ है उसका योद्धा, डर के मारे कहीं बिल में छुप गया है क्या। लेकिन तभी अकाओ देश से भी योद्धा आ गया। उसकी एंट्री उतनी जबरदस्त नहीं थी जितनी उसके दुश्मन की थी, पर सभी ने चैन की सांस ली कि चलो कम से कम आ तो गया। पर यह सुकून जल्द ही छिन गया। उस योद्धा ने उस बेचारी को तोड़ना शुरू कर दिया। एक तीर के वार से उसका मुखौटा सबके सामने गिर गया और सब लोग बिल्कुल चौंक गए। शोगुन ने लड़ाई रुकवा दी और नीचे आया। एक नज़र में उसने पहचान लिया कि काय कोई समुराय नहीं है। शोगन ने दूसरे योद्धाओं को उसे खत्म करने का हुक्म दिया। मीका बिल्कुल घबरा गई और काय के सामने खड़ी हो गई। असानो ने इसके लिए माफ़ी मांगी और सारा दोष अपने सिर पर ले लिया। असानो ने कहा कि अगर तुम्हें किसी को सज़ा देनी है तो मुझे दो। शोगन मान गया और सज़ा को लोगों पर छोड़ दिया। उसी दिन शाम के समय लॉर्ड कीड़ा के सामने वो जादूगर अपना पूरा प्लान बता रही थी कि कैसे वह आको का पूरा इलाका लॉर्ड कीड़ों के हथिया लेगी। उसने कहा कि वक्त बिल्कुल सही है, अकानो के सिर पर इस वक्त बहुत बोझ है। उसने अपने जादू से एक मकड़ी को पैदा किया और उस मकड़ी की हजारों आंखें थी। यहाँ पर आकर हमें समझ में आ गया था कि वो बड़े आंख वाला जानवर किसकी उपज थी। दरअसल वो भी इसी जादूगरनी का रचा हुआ एक खेल था। खैर, उस मकड़ी ने असानो को अपने जादुई जहर से बीमार कर दिया, बहुत बीमार, इतना बीमार कि उसे भ्रम हुआ कि रीमा मीका के ऊपर हमला कर रही है। उसने तलवार उठाई और अपनी बेटी को बचाने के लिए, पर यह सब उसके दिमाग का वहम था। लेकिन जो हमला उसने कीड़ा पर किया वो सबको दिखाई दिया। समुराय वहां दौड़ते हुए आए और उसे रोकने के लिए कीड़ा को बचाने की कोशिश की, लेकिन असानो ने उन पर तलवार चला दी थी और इसी बात के लिए उसे मौत की सजा सुना दी गई, क्योंकि उसने एक मेहमान के ऊपर वार करने की गुस्ताखी की थी। अपनी इज्जत और रुतबे की वजह से उसे काम खुद करने का मौका दिया गया। बाद में असाना ने ओइशी से कहा कि ये फांसी से तो लाख गुना बेहतर है। उसने कहा कि ये गलत है, आपकी गलती नहीं है, आपको वश में किया गया था। पर असाना ने अब सिर्फ अपने परिवार की इज्जत के बारे में सोचा। इसके बाद वो मीका से अलविदा कहने चला गया। उसने उससे कहा कि देखो, रोना मत, तुम कमज़ोर मत पड़ना। जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वहाँ मौजूद सारे के सारे समुराय अब अपने मालिक की मौत का बदला लेना चाहते थे। ओइशी ने कहा कि अगर अब लड़ाई शुरू हुई तो उनके पूरे इलाके के लोग खतरे में पड़ जाएंगे। सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि किसान और गांव वाले भी योद्धाओं का पहला फर्ज होता है। उसने उनसे कहा कि असानो की इकलौती बेटी होने के नाते अब वो इस पूरे इलाके को संभालेगी जब तक उसकी शादी नहीं होती, और वो यहाँ तक जानती थी कि सब कुछ पहले से तय हो गया है। जिसके बाद उसे शोक मनाने के लिए 1 साल का समय दिया गया और ये तय किया गया कि 1 साल बाद उसकी शादी करा दी जाएगी। जिसके बाद उसने पूरे शोगुल में ये ऐलान कराया कि अब वो समुराय नहीं रही है और वो रोनन है, मतलब समुराय जिनका मालिक मर चुका है। उसने ये भी साफ करा दिया कि अब तुम लोग कोई बदला नहीं लोगे। कीरा ने पावर में आते ही सबसे पहला काम ये किया कि रोनन को अपनी ज़मीन से निकाल दिया। उसने कहा कि कोई रोनन वहीं मिला तो उसे मार दिया जाएगा। मीका ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और अब सभी कुछ खत्म होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ काय को एक रस्सी से खींचकर लाया गया। ईरा ने अपने होने वाली पत्नी से कहा कि उसे एक आखिरी बार देख लें, क्योंकि अब वो कभी नहीं देखा जाएगी। फिर उसने अपनी एक आदमी को बुलाया और कहा कि ओइशी के साथ क्या करना है। उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, जिससे वजह से उसे जेल में फेंक दिया गया। वह पूरे 1 साल तक वहीं पड़ा रहा। वहीं एक तेज बारिश वाले दिन उसे खींचकर वहां से बाहर निकाला गया। उसकी पत्नी और बेटा दौड़कर वहां आए। उन्होंने उसे गर्म खाना दिया। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि इस क्षेत्र के सभी लोग यहाँ छोड़कर वहां कहीं और चले गए हैं। वहीं मीका को महल में लाया गया शादी करने के लिए, क्योंकि उसको दिया हुआ 1 साल अब खत्म होने वाला था।
ओइशी ने पूछा कि काई के साथ क्या हुआ, जिस पर शिकारा ने उसे बताया कि उसे तो कहीं दूर गुलाम बनाकर बेच दिया गया है। उधर ओइशी ने जब खाना खाया तो सभी बातें जान ली। वो खड़ा हुआ और लड़की से कहा कि तुरंत 3 घोड़े चाहिए मुझे। उसकी पत्नी ने रोकना चाहा, लेकिन ओइशी ने कहा कि पूरी दुनिया से कह दो कि हमारा तलाक हो चुका है, कुछ काम है जो बहुत ज़रूरी है और ये मेरे पास एक लौता तरीका है तुम्हें बचाने का। ओइशी ने उसे अलविदा कहा, शिकारा को कुछ बातें समझाई और घोड़ा लेकर निकल गया। बहुत ढूंढने के बाद जब उसे काय मिला तो वो बहुत बुरी हालत में था। उसे नशेड़ियों ने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसे बहुत बुरी तरीके से लड़वाया जा रहा था। ओइशी उस रिंग में जाकर एक फाइटर बनकर घुसा, क्योंकि बस इसी तरीके से वो कोई से बात कर सकता था। लेकिन पिछले 1 साल से वो केवल एक लड़ने की मशीन बन चुका था। उसके ऊपर इस हद तक प्रताड़ना हुई थी कि अब वो किसी को पहचान तक नहीं पा रहा था। ओइशी उसे लगातार कहता रहा कि अबे ध्यान दे, ये मैं हूँ, मुझ पर ही तू वॉर कर रहा है। लेकिन वो उस पर लगातार वॉर करता रहा, मानो बस उसका शरीर लड़ रहा हो, उसकी आत्मा अंदर से पूरी तरह से मर चुकी हो। उसे होश तब आया जब उसने मीका का नाम सुना, जिसके बाद वो वहां से बचते बचाते गोलियों के बीच से होते हुए वहां से निकल गए। थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगे। उनका रिश्ता बिल्कुल बदल चुका था। वह शांत चेला नहीं रहा, अब वो बोलने में तेज और बहुत गुस्से वाला बन गया था। जिसके बाद ओइशी ने माना कि मुझे तुम्हारी वह जादू करने वाली बात माननी चाहिए थी। कीरा ने उनके मालिक को धोखे से मरवाया और अब काय की मदद चाहिए थी। उस जेल में 1 साल तक रुकने की वजह से उसके बर्ताव में एकदम परिवर्तन आ चुका था और इसीलिए वो काय से बहुत इज्जत से बात कर रहा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जल्द ही कीरा के महल के बाहर से एक आदमी वहां पहुंचता है और वो डच आइलैंड से कुछ खबर लेकर आया था। उसने बताया कि जिस योद्धाओं को तुमने बचाया था वो एक समुराई की मदद से भाग चुका है। जिसके बाद कीड़ा ने जादूगरनी से कहा कि मुझे जल्द से जल्द उसका मरा हुआ मुंह देखना है। उधर काय और ओइशी तालाब तक पहुंच गए, जहां शिकारा उनका इंतजार कर रहा था। शिकारा ने ओइशी के सभी लोगों को वहां इकट्ठा किया हुआ था। उसने कहा कि उसके पास एक प्लान है, लेकिन ये प्लान शोगुल के हुक्म के खिलाफ था। मतलब जो भी इसमें शामिल हुआ वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच पाएगा। जैसे उसने बताया कि उसका मकसद है लॉर्ड कीड़ा को खत्म करना, तो सब लोग उत्साह से चिल्ला उठे। उनके प्लान के हिसाब से काम करने को तैयार हो गए। उन्होंने बताया कि हम काइल को उसके महल में नहीं मार सकते, क्योंकि वहां पर बहुत सारे गार्ड्स होंगे। हमें ये इंतजार करना पड़ेगा कि कब वो मंदिर के लिए निकलता है और वहीं रास्ते में हम उसे मारेंगे। और इसके लिए उन्हें 2 चीजों की जरूरत है, पहला तलवार और दूसरे आदमी। जिसके बाद वो सब युयुत्सु नाम की जगह पर पहुंचे, जो कि तलवार बनाने के लिए मशहूर थी। वहां पर पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई सुनसान नगरी हो। वहां पर एक आदमी भी नहीं दिख रहा था। वहां पर मौजूद एक सिपाही ने उनसे कहा कि ये लॉर्ड कीड़ा का गांव है। सैनिकों ने शिकारा के हाथ को देखकर कहा कि ये किसानों का हाथ तो नहीं लगता है, तुम अपने आप को किसान कहते हो। अब काय को समझ में आ गया था कि आखिर अब होने क्या वाला है। जिसके बाद उसने अपनी तलवार निकाली और उन सब पर हमला कर दिया। उन लोगों को मारकर उन्होंने उनकी तलवारें उठा ली और कीरा का वो पूरा इलाका जीत लिया। वहां पर मौजूद एक आदमी उनसे कहता है कि हम भूत प्रेतों के जंगल में जाकर तलवारों को ढूंढ सकते हैं, लेकिन काय ने कसम खाई थी कि वो कभी वहां पर नहीं जाएगा और कभी भी जादू का इस्तेमाल नहीं करेगा। ओइशी को भी उसकी भूत प्रेत वाली बातें पसंद नहीं आई, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। जिसके बाद उनका एक आदमी लॉर्ड कीड़ा के अगले दौरे की जानकारी लेकर आया, लेकिन अचानक वो एक सुंदर लड़की से मिला और उधर ही उलझ गया। उसकी आंखें बहुत अलग थी। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उधर ओइशी के लोग लगातार जंगल में जा रहे थे। वहां मौजूद एक आदमी से उसने पूछा कि जंगल कहाँ है, जिस पर उसने कहा कि उत्तर दिशा की ओर, लेकिन वहां पर तो भूत रहते हैं। जिसके बाद ओइशी एक अंधेरी गुफा में घुस गया। वहां पर काय भी उसके साथ था और बाकी लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। काय ने ओइशी से कहा कि कुछ भी हो जाए, हम 2 के अलावा कोई भी अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा लोग होने से भूत प्रेत नाराज हो जाते हैं। और इतना कहने के बाद वो दोबारा उसके अंदर दाखिल हो गया। काफी समय बीत चुका था और बाहर मौजूद लोगों को अब ओइशी और काय पर शक हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं काय ओइशी को अंदर अकेला पाकर निपटा न दे और हमें भी अंदर जाना चाहिए। लेकिन उनमें कुछ सकमकाहट थी कि वो तो हमें मना करके गया था, हम कैसे अंदर जाएं। लेकिन कुछ देर बाद वो अंदर चले ही गए।
अंदर गुफा में जल्द ही एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उसके पास आया और वो काय से बाहर की दुनिया के बारे में बातचीत करने लगा। काय जैसे लोग के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, उसे भी तो हर जगह गंदा खून कहा गया, मौके मौके पर ठुकराया गया। लेकिन यहाँ प्रेतों की दुनिया में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसे अपनाया गया। वहीं बाहर के कमरे में ओइशी अपने लोगों की नफरत देखकर हैरान हो गया। सभी लोग शौक में थे। इसके बाद यशानो ने अपनी तलवार निकाल ली और एक अजीब सी लड़ाई शुरू कर दी। इसी दौरान ओइशी के दिमाग में एक बात लगातार चल रही थी कि तलवार निकाल और अपने लोगों को बचा, तलवार निकाल और अपने लोगों को बचा। जिसके बाद वो बिना तलवार निकाले लोगों की मदद करने की कोशिश करने लगा। उसके लोग एक एक करके गिरते रहे। तभी काय ने उसकी तलवार की मांग की जो उन दोनों के बीच गड़ी हुई थी। भूत ने कहा कि यहाँ जरूर ले सकते हो, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, मुझसे पहले पकड़ कर दिखाओ। दोनों हवा में एक दूसरे की तरफ उड़े, पर काय बहुत तेज था। भूत को ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि काय के अंदर अभी भी वही शक्ति मौजूद है और वो खुश भी हुआ। उधर दूसरे कमरे में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। ओइशी के लोग कभी गुफा में आए ही नहीं थे, ये सिर्फ उसका भ्रम था। ये ओइशी की लगन, भरोसे और एक परीक्षार्थी की तरह जब उसने अपने मन की बात को माना था, उसी का इनाम था। और जब वो वहां से वापस आया तो उसके पास बहुत सारी तलवारें थी। अब सभी रोनन एंको के बाहर आए। इशोगाय वहीं पर था। उसने कहा कि लॉर्ड कीड़ा आज रात किला छोड़ने वाला है। ओइशी ने उसका संदेश तो ले लिया, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इशोगाय की आंखें धुंधली हो चुकी थी। शिकारा भी लड़ाई में शामिल होना चाहता था, पर उनके पिता ने मना कर दिया कि चल बे, तू कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद वो बूढ़े आदमी के साथ पीछे रुक गया। रात का समय हुआ और रोनन चुपके से जाल में घुस गए। लंबे बालों वाले एक इंसान पूजा कर रहे थे। उसे बस ओइशी के पास आने का इंतजार था। फिर अचानक से पलटकर देखा कि वो जादूगरनी है। उसके हाथ के इशारे से आसपास आग जल गई। बहुत लोग मारे गए, कुछ रोनिन बुरी तरह से घायल हो गए। उधर जिले में जादूगरनी ने लॉर्ड कीड़ा को एक तलवार दी और कहा कि ये पहले ओइशी की थी। जिसके बाद उसने मीका को चिढ़ाते हुए कहा कि देखो कैसे मैंने तुम्हारे बाप की बची कुची फौज को भी मिट्टी में मिला दिया। इसी बातचीत के दौरान उसने अपना एक खंजर मीका के पास ही छोड़ दिया, जिसके बाद काय को एक आइडिया सूझा। उधर रोनन के कैंप में हमें पता चला कि जादूगरनी गलत थी। अभी बहुत सारे लोग घायल हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोग जिंदा भी बचे थे। वो उन सबको इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि समय आ गया है हमें बदला लेने का। अब अगर हमारी मौत भी हो जाए तो हमारी मौत एक कायर की तरह नहीं होगी। हमने जो शुरू किया था उसे खत्म करने का वक्त आ चुका है। उन्होंने कहा कि हम अभी अगर हमला करेंगे तो हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि कीड़ा को लगता है कि वो सब मर चुके हैं। और सुबह ही उन्होंने हमला करने के लिए एक और मौका मिल गया। काय वहां से जाते हुए नाटक करने वालों के ग्रुप को पहचान लिया। उसकी टीम पहले भी इलाके में नाटक कर चुकी थी। जब उन्हें रोक लिया गया तो कलाकारों ने कहा कि हमें लॉर्ड कीड़ा की शादी में खेल दिखाने के लिए बुलाया गया है। जिसके बाद सभी रोलिंग ने एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। उनके प्लान के हिसाब से वो उन्हीं नाटक में शामिल होकर अंदर जाएंगे और मौका मिलते ही उसका खात्मा कर देंगे। वहीं इसी दौरान यशानो ने सबके सामने ये बात भी कबूल करी कि मैंने उस आंख वाले जानवर को नहीं मारा था, बल्कि काय ने मारा था। चलो देर से ही सही, पर उसने माना तो। साथ ही उसने ये भी बताया कि समुराई हमेशा 2 तलवार रखते हैं, और उसने काय को दूसरी तलवार दे दी। रात के समय अब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू होने वाला था। कीरा का किला बहुत ज्यादा सिपाहियों से भरा हुआ था। उन्होंने नाटक मंडली को दरवाजे से अंदर जाने दिया, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया कि काय और ओइशी भी उन्हीं के बीच में शामिल हैं। जल्दी मीका शादी के जोड़े में सजकर कीड़ा के सामने आई और उन दोनों ने बैठते ही नाटक शुरू हो गया। जब सब लोग नाटक देख रहे थे तो इसी मौके का फायदा उठाकर सभी रोनन किले के अंदर कोने के ऊपर से चढ़ गए और वहां के पहरेदारों को चुपचाप मारने लगे। वो सब धीरे धीरे इतनी सफाई से सबको खत्म कर रहे थे कि किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जादूगरनी को एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ओइशी अपना भेष बदल कर वहाँ मौजूद था। उसने कुछ करतब दिखाना शुरू किया। उधर टीम के साथ खड़े समुराय को खत्म करते हुए कुछ गड़बड़ हो गई और उसमें से एक ने ओइशी पर तीर चला दिया, जो कि उसके हाथ से छूकर वहाँ से चला गया।
लेकिन वो कीरा पर जो हमले कर रहा था वो नाकाम हो रहे थे। अब कीरा ने आदमी ने उसे मीका के सभी तीरों को बचाते हुए वहां से ले गए। सभी रोनिन अभी भी उनके पीछे थे, लेकिन अब जगह जगह पर लड़ाइयां छिड़ गई थी। काय अकेला कई दुश्मनों का सफाया करता जा रहा था। कीरा ने अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं को रोनिन से मुकाबला करने के लिए भेजा। उसे देखकर सब डर गए थे। वो जानते थे कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तभी एक रूनी ने जलता हुआ बारूद हथियारों वाले कमरे में फेंक दिया। जबरदस्त धमाका हुआ और कीड़ा का वो समुराय वहीं मारा गया, जिसके बाद वो जादूगरनी भी तुरंत अपना रूप बदलकर वहां से उड़ गई। मीका ने मौका देखकर अपनी शादी के जोड़े में छुपा हुआ एक खंजर उठाया और कीड़ा पर हमला बोल दिया। जब उसने समझ लिया कि वो उसे नहीं मार पाएगी तो मौका देकर वो भी वहां से भाग गई। वहां मौजूद सभी रोनिन अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ रहे थे। कुछ देर बाद वो जादूगरनी वहां पर वापस आई और जल्द से वो अपने जादू से एक बड़ी ड्रैगन में तब्दील हो गई, जिसके बाद काय और उसके बीच एक खतरनाक जंग शुरू हो गई। थोड़ी देर तक जूझने के बाद जैसे तैसे करके काय ने उस जादूगरनी का भी अंत कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ओइशी और कीरा के बीच अब सिर्फ एक पतली सी दीवार बची थी। दोनों ने एक दूसरे पर लगातार हमला किया और उस हमले में उसने दीवार को भी तोड़ दिया। उन दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई। दोनों एक से बढ़कर एक थे। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद महल में ओइशी ने भी कीरा को मौत के घाट उतार दिया था। लॉर्ड कीड़ा के मरते ही उनके सभी सैनिकों ने भी हथियार डाल दिए। इसके बाद ये जंग खत्म हो गई और वो सब वापस आकर आसानों की कब्र पर अपनी तलवार रखते हैं और कहते हैं कि बदला पूरा हुआ। और लास्ट में राजकुमारी ने काय से अपने प्यार का इजहार किया, जिसके बाद उन दोनों ने साथ में रहने का फैसला किया। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।